रियल एस्टेट में क्या सही में अपॉर्चुनिटी है? मेरे हिसाब से जो रियल एस्टेट में जो पैसा बनता है ना, वो इमारतों से नहीं बनता। पैसा जो बनता है वो लैंड से बनता है। लेकिन ना बहुत सारे लोग आजकल ये बोलते हैं कि यार पैसा फंस जाता है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार रियल एस्टेट एक ऐसी जगह है जहाँ पैसा लगाओ कोई गारंटी नहीं, पैसा फंस। यार मुझे इन्वेस्ट करना है तो मेरे लिए सही क्या रहेगा? क्या मैं एक लॉट ले लूं, क्या मैं एक फ्लैट ले लूं, या कमर्शियल एस्टेट ले लूं? यानी कि आपको 1x 2x 3x करना है पैसा, तो कहीं पे भी रियल एस्टेट का रूल्स क्लीन बोल रहा है। कहीं पे भी ऐसा सुनने में आपको कम आ रहा होगा कि फ्लैट का रेट जो था 1 साल में 3 गुना हो गया। जबकि आपको ये डेफिनेटली सुनने में आएगा कि हाँ यार, वहां पे हमने लैंड का टुकड़ा लिया था, प्लॉट्स लिया था, तो जिसके रेट 1 साल में 1x 2x हो चुके हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से प्लॉट्स पे जाना चाहिए। कौन सी वो 5 चीजें किसी भी बिगिनर को देखनी चाहिए जब भी कोई प्रॉपर्टी ले रही है? रियल एस्टेट में मेन जो गेम होती है टाइमिंग की होती है। तो कब ले रहे हो, फिर जाके कहाँ ले रहे हो, फिर जाके क्यों ले रहे हो, फिर किसके साथ ले रहे हो, यानी कि आपका डेवलपर्स, एजेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर या फिर बिल्डर, और लास्ट हुआ कि कितने टाइम के लिए ये ले रहे हो आप प्रॉपर्टी। अगर कोई भी आज के समय पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है तो वो 5 कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए? मैं सच बात बताऊं तो लोग यही डिस्कस करते हैं कि कितने टाइम से बोल रहे हैं दुबई जैसा हो जाएगा, दुबई जैसा होएगा, बट वैसा तो कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई गोल्ड सिल्वर स्टॉक मार्केट यहां पर तो उथल पुथल मची हुई है, लेकिन ऐसे में काफी सारे लोगों को मन है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन काफी सारे लोगों को पता नहीं है करे कैसे। अगर आप उनमें से एक है जिनको यह समझना है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे करे, कहां करे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखे, कौन सी चीजें अवॉइड कर सकते हैं जिससे कि हम बच सकते हैं ट्रैप में फंसने से। अगर आपका बजट 15, 20, 25 लाख रुपए है या फिर 5 करोड़ भी है तो किस प्रकार के आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, रेंटल यील्ड से आप अपने प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो। अगर ये सारे सवाल और इससे भी जुड़े मैक्सिमम सवाल आपके दिमाग में है तो ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए ही है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास गेस्ट लेके आया हूं। जी हां, आप लोगों के लिए मैं खास गुजरात आया हूं और यहां पर एक ऐसी शख्सियत से मिला हूं जो 14 साल से इस इंडस्ट्री में डोमिनेट कर रहे हैं। 14+ ईयर से इन्होंने रियल एस्टेट की मार्केट में धमाल मचा के रखा हुआ है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, चाहे 1 BHK हो, 2 BHK हो, 3 BHK हो, स्टूडियो अपार्टमेंट्स हो, सारी चीजें इन लोगों ने डिलीवर करी हैं अपने क्लाइंट्स को लास्ट 14 ईयर्स में। अब आप लोगों का समय ना व्यर्थ करते हुए मैं सीधे उन गेस्ट को आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा। आप मिलने वाले हैं राजदीप भाई से। स्टे ट्यून, बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो राजदीप भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अरे, आपसे मिलने के लिए कितने टाइम से हमारी प्लानिंग हो रही थी, बिल्कुल, बट फाइनली हुआ है। तो देखिए, मैं ना सीधे सवाल पे आना चाहूंगा। इधर मुझे एक चीज बताइए, आप ऑलमोस्ट रियल एस्टेट मार्केट को इतने सालों से देख रहे हैं, 14 साल से ज़्यादा से आप देख रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है? मेरी ऑडियंस मुझसे हमेशा एक सवाल पूछती है कि सर आजकल गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट, ये सब तो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर पैसा डालो। वो बात अलग है, फरवरी में जिसने सिल्वर में पैसा डाला वो भी रो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग बोलते हैं कि भाई ये वाला कितनी बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और वहीं पर कुछ लोग अब ये सोचते हैं रियल एस्टेट में क्या सही में अपॉर्चुनिटी है, कि क्या सही में आज जो अपने व्यूअर्स अपने को व्यू कर रहे हैं इस वीडियो को, इन जनरल वो समझना चाहते हैं क्या रियल एस्टेट मार्केट में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। एंड सिंस आप बेस्ट पर्सन है इस चीज को आंसर करने के लिए, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा। चलिए, पहले तो मेरे को काफ़ी नया लगा कि शेयर बाजार से लेके कुछ क्वेश्चन आप कर रहे हो और आंसर मैं दे रहा हूँ। चलिए ठीक है। अभी फिर भी मैं, अगर आपने जैसे कि बताया कि गोल्ड एंड शेयर मार्केट एंड रियल एस्टेट, ये 3 कैटेगरी है, तो पहले तो मैं तीनों की प्लेसमेंट की बात करना चाहूँगा कि अगर कोई भी बंदा अच्छे से अगर गोल्ड पे काम कर चुका है तो उसका गोल्ड जो है ना वो रहता है लॉकर के अंदर। दूसरा रहता है कि अगर शेयर्स पे कोई बंदा अच्छा काम कर चुका है तो वो शेयर्स रहते हैं डीमेट अकाउंट्स में। और जबकि रियल एस्टेट पे कोई बंदा काम कर चुका है तो रियल एस्टेट कैसा है कि ज़मीन पे दिखता भी है, बिल्ड भी होता है, रेंट भी देता है और सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी वो और भी दे रहा होता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये एक बात हो गई प्लेसमेंट की। फिर जाके अगर दूसरी मैं बात बताऊँ तो गोल्ड जो है ना, वो गोल्ड कहीं ना कहीं अपने को परचेसिंग पावर स्ट्रॉन्ग कर देता है बंदे का, जबकि शेयर्स जो है वो अपना पोर्टफोलियो बड़ा कर देता है। जबकि तीसरा, अगर रियल एस्टेट पे अगर सही तरीके से काम किया है किसी भी बंदे ने तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट उसके लिए बहुत बड़ा खड़ा कर सकता है एक साम्राज्य। और उसमें भी रियल एस्टेट में भी ऐसा रियल एस्टेट कि जहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कुछ भी प्रोजेक्ट्स चल रहा है, यानी कि अभी इंडिया में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है तो कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट्स चल रहा है, उसके इर्द गिर्द कुछ आप रियल एस्टेट कर रहे हो, या तो फिर गवर्नमेंट के एक साथ ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं
और वहाँ पे आप रियल एस्टेट कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो रियल एस्टेट जो है वो बेस्ट साबित होगा और कहीं इन दोनों से कहीं गुना बेटर रिटर्न आपको दे सकता है। जैसे कि लास्ट 2-3 मंथ की अगर मैं बात करूँ तो शायद आपके वीडियो भी वायरल हो रहे थे वो टाइम पे शेयर बाजार एंड गोल्ड को लेके, क्योंकि वो आई थिंक मेरा ये मानना है कि यार फंड आपका है, डिसीजन कोई और ले रहा था वो टाइम पे, जबकि यहाँ पे रियल एस्टेट मेरे हिसाब से ये सिक्योर गेम बन जाएगी। अगर कुछ अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट के, इसके इर्द गिर्द आप रियल एस्टेट कर रहे हो तो कहीं गुना ज़्यादा बेटर रिटर्न आपको देगा। अच्छा, लेकिन ना मेरा इस पे एक काउंटर सवाल है, आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। एक बात बताइए, काफ़ी सारे लोग बोलते, तो अभी जैसे आपने कहा, आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट दिया कि रियल एस्टेट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, लेकिन ना बहुत सारे लोग आजकल ये बोलते हैं, और लोगों का पुराना एक्सपीरियंस रहा है कि यार पैसा फंस जाता है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार रियल एस्टेट एक ऐसी जगह है जहाँ पैसा लगाओ कोई गारंटी नहीं है, पैसा फंस जाता है। इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ देखिए, ये आई थिंक मेरे हिसाब से बात गलत भी नहीं है और पूरी तरीके से सही भी नहीं है। यानी कि मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से देखिए रियल एस्टेट अगर आप कर रहे हो ना, तो पहले मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट में आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले, कि रियल एस्टेट का पहले आता है कि कब कर रहे हो, ठीक है, क्यों कर रहे हो, ठीक है, कहाँ कर रहे हो, किसके थ्रू कर रहे हो और कितने टाइम के लिए कर रहे हो। यानी कि आप आई थिंक मेरे हिसाब से ऑडियंस भी अगर पेपर्स पे इतना सिर्फ लिख दे जो मैंने बोला। वापस रिपीट कीजिए, ऑडियंस को कौन सी वो 5 चीजें किसी भी बिगिनर को देखनी चाहिए जब भी कोई प्रॉपर्टी ले रही, कब ले रहे हो, आप सारे बताइए। एक सबसे मेजर पॉइंट जो है ना वो कैपिटल में लिखना चाहेंगे, कब ले रहे हो। यानी कि रियल एस्टेट में मेन जो गेम होती है टाइमिंग की होती है, तो कब ले रहे हो, फिर जाके कहाँ ले रहे हो, ठीक है, फिर जाके क्यों ले रहे हो, ठीक है, फिर किसके साथ ले रहे हो, यानी कि किसके विजन के थ्रू आप चल रहे हो, ठीक है, यानी कि आपका डेवलपर्स, एजेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर या फिर बिल्डर, जो भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो। और लास्ट हुआ कि कितने टाइम के लिए ये ले रहे हो आप प्रॉपर्टी। ओके, और उसमें थोड़ा बहुत अगर आपको बताऊं कि कब, यानी कि टाइमिंग का खेल हुआ, क्यों यानी कि आप रहने के लिए ले रहे हो, रेंट के लिए ले रहे हो, एप्रिसिएशन के लिए ले रहे हो, ये हुआ। जैसे कि तीसरा मैंने कुछ बताया कि किसके थ्रू, यानी कि उसका क्या विजन है, ठीक है, यानी कि एक डेवलपर्स है तो डेवलपर्स अपना विजन दे रहा है, और वो विजन जो दे रहा है, वो विजन अगर आप देख रहे हो, समझ रहे हो, और फिर आपका भी लॉजिक उससे मैच हो रहा है, क्या आई थिंक ये सही कैलकुलेशन जा रहा है। और दूसरा कि कितने टाइम के लिए, यानी कि अगर आप ले रहे हो तो एप्रिसिएशन कितने टाइम में मिलेगा, दूसरा कि अगर डिलीवरी कब मिलेगी, कब डेवलप होगा, ये कुछ आपने वहाँ पे कंफर्म किया हुआ है। तो आई थिंक इस तरीके से अगर कोई बंदा चल रहा है तो मेरे हिसाब से वो 100% डैम श्योर कि वो कहीं पे भी ब्लॉक नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर अनऑर्गेनाइज किसी और ने लिया, यानी कि आप समझिए कि आपने मुंबई में कुछ अच्छा प्रॉपर्टी लिया और मैंने आपके पास तुरंत ले लिया, अभी मेरे को पता ही नहीं था कि अभिषेक भाई एंड यूजर थे, जबकि मैं तो एप्रिसिएशन के चक्कर में आपके पास बैठ चुका। तो मतलब यही डिफरेंस होता है कि आई थिंक कि ब्लॉक होता है प्रॉपर्टी, आई थिंक फंसता तो नहीं है। रियल एस्टेट होता है तो वो क्या है, कहीं ना कहीं ब्लॉक होता है। ये आपने ना बहुत बढ़िया 5 वो तरीके बता दी जिससे कोई बिगिनर भी आज सोच रहा है कि भाई अपने को प्रॉपर्टी लेना है तो क्या करें। राजदीप भाई, अब आपने ये तो बहुत अच्छे से समझा दिया, मुझे एक चीज समझाइए, अगर कोई भी आज के समय पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है तो वो 5 कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए? आई थिंक रियल एस्टेट में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर रहे हो तो आई थिंक सबसे पहले जो आपको रखना चाहिए तो वो पेपर वर्क होता है, यानी कि NA/NOC टाइटल क्लियर, यानी कि जो भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए, तो NA/NOC टाइटल क्लियर पेपर्स होने चाहिए। दूसरा कि अथॉरिटी से आपका प्लान जो है अप्रूवल होना चाहिए, प्लान पास, तो ये होना चाहिए। ये पेपर्स वर्क की बात हो गई। फिर जाके आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो लोकेशन कहाँ पे, यानी कि वहाँ पे नियर बाय क्या मेगा प्रोजेक्ट्स या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ दिखे वहाँ से, तो आई थिंक ये लोकेशन हो गया। फिर हो गया कि जहाँ पे आप कर रहे हो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे डेवलपमेंट क्वालिटी कैसी है और उसकी टाइमलाइन कैसी है, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे कब होना है, कितने टाइम के बाद क्या क्या चीज़ें डेवलप होनी है, तो ये आई थिंक ये हुआ। और उसके बाद रहा कि डेवलपर्स खास करके, कि जो भी डेवलपर्स बिल्डर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उनके पास्ट प्रोजेक्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि जो भी आ रहा है ना ये पेपर्स पे, तो यहाँ पे मतलब रियल एस्टेट में यही बात चल रही है कि पेपर्स पे अगर आजकल जो 3D बनते हैं तो हर कोई छा जाता है ब्राउज़र से, लेकिन आई थिंक आपको क्या करना चाहिए, उनके पुराने प्रोजेक्ट्स की विजिट कर लेनी चाहिए, भले ऑनलाइन ही आप कर लो, तो भी आपको पता चल रहा है कि इनकी पैटर्न क्या बनी हुई है। अगर जिस तरीके से इनकी पैटर्न बनी हुई है उसी तरीके से नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी ये डेवलप करके देंगे। तो आई थिंक ये हो गया डेवलपर्स का रिव्यू। एंड आई थिंक लास्ट में फिर आता है आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि जो भी डेवलपर्स है उसके
साथ आपको कनेक्टेड रहना है प्रॉपर्टी परचेस करने के बाद भी, यानी कि आपको फिर विजिट करनी है या आप वहाँ पे क्या डेवलपमेंट चल रहा है आपके प्रोजेक्ट पे या फिर उसके आसपास नियर बाय क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो उसके लिए कनेक्ट रहने के लिए वो एक्टिवली उसकी टीम यानी कि RM होना चाहिए जो आपको कनेक्ट कर पाए, या फिर उसके सोशल मीडिया पेजेस होने चाहिए कि जहाँ से आप कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाओ। जैसे कि हमारी कंपनी है तो हमारे लास्ट अगर आप सर्च करेंगे अपने पेजेस, तो अपने पेजेस पे हमारे एरिया के नए नए जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उसके प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव नॉलेज भी वहाँ पे देते हुए वीडियोस डले हुए हैं। तो आई थिंक वो क्या है कि इन्वेस्टर को इजी बन जाता है कि वो एरिया पे क्या मूवमेंट चल रही है और साथ ही में प्रोजेक्ट्स पे क्या क्या अपडेट्स चल रहे हैं वो भी वहाँ पे अपडेट्स हो रहे होते हैं। ओके लेकिन फिर ना इसी से मेरा एक रिलेटेड सवाल दिमाग में आया कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि देखिए अपनी मेजर ऑडियंस है वो हर जगह इन्वेस्ट ही करती है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, रियल एस्टेट हो, ऑल्टरनेट एसेट क्लास हो गए, सब में इन्वेस्ट करती है। अब अगर उनके दिमाग में ना एक सवाल आता है कि यार मुझे इन्वेस्ट करना है तो मेरे लिए सही क्या रहेगा, क्या मैं एक प्लॉट ले लूँ, क्या मैं एक फ्लैट ले लूँ, या कमर्शियल एस्टेट ले लूँ, या जो भी ऑप्शंस रहते हैं, तो आपके हिसाब से एक आम इंसान के लिए इन्वेस्टमेंट वाइज कौन सी चीज़ सही रहती है? ओके देखिए आपने जो बताया ना रियल एस्टेट की एक आई थिंक मेरे हिसाब से फिर से आपने जो बताया वो 3 कैटेगरी हुई कि जहाँ पे एक आपने बताया रेसिडेंस लूँ या फिर कॉमर्शियल लूँ या फिर प्लॉट्स लूँ। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि रेसिडेंस यानी कि आपकी नीड है, यानी कि आप रहने के लिए प्लान कर रहे हो, फैमिली के लिए सोच रहे हो, या फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी सोच रहे हो कि बस उस सिटी में मेरे को किसी ब्रदर को भेजना है, किसी और फैमिली मेम्बर को भेजना है, तो ये होगी नीड। तो नीड के लिए आपको अगर चाहिए तो आप रेसिडेंस लीजिए कहीं पे भी। दूसरा अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर आप रेंट के लिए भी उम्मीद कर रहे हो तो कहीं ना कहीं रेसिडेंस के कंपेयर में रेंट के लिए कॉमर्शियल में आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपको रेंट कहीं पे भी आप कंपेयर कीजिए तो आप ही के मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो आप नॉर्मल स्टूडियो ही सर्च कर लीजिए कि कॉमर्शियल स्टूडियो वर्सेस रेसिडेंशियल स्टूडियो, दोनों में रेंट में भी काफ़ी डिफरेंस दिखेगा सेम साइज होते हुए भी, क्योंकि कॉमर्शियल में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। एक अंदाजन नंबर दे सकते हैं मुंबई में क्या रेंट रेंज चलता होगा इसके लिए? मतलब एग्जैक्ट मेरे को मुंबई का आई थिंक मैं रेंट बिजनेस में इतना हूँ नहीं तो एग्जैक्ट रेंट पे तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे को ये पता है कि अगर मान लीजिए 30,000 किराया चल रहा है एक रेसिडेंशियल स्टूडियो का, तो 350 स्क्वायर फीट के आसपास के स्टूडियो होते हैं, तो वही अगर कॉमर्शियल में है तो कॉमर्शियल में जो 30,000 वाला है वो यहाँ पे 45,000 हो जाएगा। तो करीबन ये डिफरेंस किसके लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉमर्शियल में अगर बंदा चाहे तो लॉन्ग टर्म लीज दे सकता है, अगर बंदा चाहे तो वो एग्रीमेंट करके एज ए होटल भी इसको प्लान कर सकता है। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज कॉमर्शियल में बढ़ जाती है रेसिडेंस के कंपेयर में। तो ये हो गया कि कॉमर्शियल रेंट के लिए आप कनेक्ट कर रहे हो। और तीसरा आपने बताया लैंड या प्लॉट, तो मेरे हिसाब से प्लॉट्स जो है ना वो कहीं ना कहीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट माना जाता है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए माना जा सकता है, या फिर खास करके एप्रिसिएशन के लिए, यानी कि आपको 1x 2x 3x करना है पैसा। ओके तो कहीं पे भी रियल एस्टेट का रूल्स क्लीन बोल रहा है, कहीं पे भी ऐसा सुनने में आपको कम आ रहा होगा कि फ्लैट का रेट जो था 1 साल में 3 गुना हो गया, या फिर मैंने एक ऑफिस या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ली थी जिसका रेट जो है ना वो 2 गुना हो गया। जबकि आपको ये डेफिनेटली सुनने में आएगा कि हाँ यार वहाँ पे हमने लैंड का टुकड़ा लिया था, प्लॉट्स लिया था, या फिर कुछ और प्रॉपर्टी लैंड में उठाई थी बड़ी, तो जिसके रेट 1 साल में 1x 2x हो चुके हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो एप्रिसिएशन वाला बंदा है उसको प्लॉट्स पे जाना चाहिए। एंड बाकी रेंट मैंने जिस तरीके से 3 डिफरेंट बाइफर्केशन, तो बेसिकली जितना मेरे को समझ में आ रहा है आप बताइए मैंने सही समझा है कि नहीं, कि भाई कमर्शियल वाला मेरे को रेंट पे ज़्यादा देगा, करेक्ट, अगर मैं लेता हूँ तो कमर्शियल जैसा आपने डिफरेंस बताया 30,000 और 45,000 वाला, तो स्ट्रेट अवे उधर हो गया। दूसरी चीज़ आपने मेरे को एक और चीज़ क्लियर हो गई कि अगर मैं एप्रिसिएशन के हिसाब से देख रहा हूँ 2 गुना 3 गुना, तो मैं अगर प्लॉट ले लेता हूँ जो उस काम के लिए, तो वो मेरे को ज्यादा बेनिफिट देगा एज कंपेयर टू अदर ऑल्टरनेटिव्स जो हम कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी देख रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताइए कि ये जो सारी आपने बातें बताई, अभी तक हमने ये देखा कि एक बिगिनर को क्या देखना चाहिए, आपके हिसाब से सबसे टॉप मिस्टेक्स एक इंसान क्या करता है खरीदने के पहले जिसके कारण उसको तड़पना पड़ता है भाई रियल एस्टेट में कि भाई ये मिस्टेक्स हैं, ये नहीं करे तो वो ज़्यादा बेटर है उसके लिए? आई थिंक मेरा ये मानना है कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक हो रही है ना रियल एस्टेट में, वो अगर एक ऐसी कुछ निकाली जाए तो कहीं ना कहीं एक तो जो आंसर मैंने जो दिया वो एक हो गया कि 3 कैटेगरी है कि अगर रेंट के लिए क्या लेना चाहिए, फिर एंड यूज़र आप हो तो क्या लेना चाहिए, या एप्रिसिएशन के लिए क्या लेना चाहिए। ये 3 डिफरेंस एक तो फिल्टर होने चाहिए सबसे पहले।
उसके अलावा एक जो गलती होती है वो क्या होती है पता है कि मेरे को पता चला कि मेरे अंकल ने मेरे को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराया, मेरे फूफा जी हैं जिन्होंने मेरे को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट करा दिया वहाँ पे क्या है, तो फिर अगर आंसर आता है कि अंकल ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जहाँ पे अंकल का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, तो ओके क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो सिटी में, तो नहीं अपॉर्चुनिटीज़ कुछ नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और ना ही अंकल को अच्छा रेंट आता है, तो क्यों आपने वहाँ पे लिया, तो कि अंकल ने बताया कि आपके बजट में फिट हो रहा था और मेरे से नज़दीक था तो मैंने वहाँ पे ले लिया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अनऑर्गेनाइज वो वाला क्वेश्चन ही आएगा जो मैंने बताया कि कब कहाँ और क्यों एक्चुअल में। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये एक जो है वो एक माइनस पॉइंट रहता है इन्वेस्टर का, इसको क्या करना चाहिए। तो आई थिंक हम लोग इंडिया में रहते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में चल रही है, जैसे कि भारतमाला प्रोजेक्ट ही ले लीजिए कि आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये भारतमाला प्रोजेक्ट, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया को पूरी तरीके से कनेक्ट भी कर रहा है। तो इंडिया में कहीं पे भी आप हो कि आपके नियर बाय कुछ ना कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आपके 50 किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स कहीं पे भी आप कनेक्ट करो तो वो जो मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके कनेक्टेड कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो मेगा प्रोजेक्ट्स प्लानिंग फेज़ में होता है, फिर कंस्ट्रक्शन फेज़ में आता है एंड देन ओपनिंग फेज़ में पहुंचता है। तो ये ओपनिंग फेज़ में पहुंचता है तब आपका जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं तगड़ा वहाँ पे मिल जाता है आपको। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे इन्वेस्टर को मूव करना चाहिए। और उसमें भी आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं कि मुझे एक मेगा प्रोजेक्ट यानी कि मेट्रो कहीं पे आ रही है, कहीं पे 4 लेन आ रहा है, कहीं पे 6 लेन आ रहा है, कहीं पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, कहीं पे सोलर पार्क आ रहा है, कहीं पे कोई बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। तो आई थिंक इतने सारे मेगा प्रोजेक्ट्स इंडिया में एक साथ चल रहे हैं, उसमें से कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिसको ये सब चाहिए कि मेरे को ये सब चाहिए वहाँ मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो आई थिंक हम लोग काम कर रहे हैं ऐसे लोकेशन पे कर रहे हैं जहाँ पे ये सभी मेगा प्रोजेक्ट्स एक ही लोकेशन पे चल रहे हैं। ओके ओके, बाय द वे ऑडियंस, आप लोगों को, आप में से अगर जितने लोग भी अभी तक ये देख रहे हैं और जिनको लग रहा है कि भाई आपके भी फूफा चाचा नाना दादा काका फुआ किसी के भी कारण आप लोगों ने भी इस तरह की मिस्टेक्स करी है, ये हमारे स्टॉक मार्केट में भी होती है राजदीप भाई। हाँ, किसी को पूछ के करते हैं। अगर आप में से भी किसी ने स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड सिल्वर कहीं पर भी करी और फंसे तो मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो, और कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है इस तरह के कॉन्वर्जेशन में ना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बाय द वे ऑडियंस को शायद मैं बता दूं कि अभी मैं फिलहाल गुजरात आया हुआ हूँ आपसे मिलने के लिए। तो जब मैं इधर आ रहा था तो मैं अपनी रिसर्च कर रहा था, तो इधर की रिसर्च में मेरे को धुलेरा के बारे में बहुत पता चला, सुनने में आया कि यार धुलेरा हर जगह काफ़ी ज़्यादा। और इनफैक्ट मैंने कुछ अपने दोस्तों से भी बात करी, इंटरेस्टिंगली मैं महाराष्ट्र में अपने दोस्तों से बात कर रहा था, उनको भी पता था ये सारी चीज़ें। तो फिर मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूँ, बिकॉज आप तो इधर के ही हैं, अहमदाबाद में अभी हम लोग गाइस बैठे हुए हैं, तो अहमदाबाद में तो धुलेरा का नाम काफ़ी जाना जाता है, इतनी ज़्यादा डिस्कशंस इसके अराउंड क्यों हो रही है, थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, धोलेरा जो है ना एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है और धोलेरा जो है वो कहीं ना कहीं दुनिया के सभी इन्वेस्टर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। और खास करके इंडिया के इन्वेस्टर्स जो है वो आजकल धोलेरा में काफ़ी स्पीड से बढ़ भी रहे और आ भी रहे वहाँ पे विजिट के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि धोलेरा जो है ना वो एक ऐसा लोकेशन है कि जहाँ पे एक ही लोकेशन पे गवर्नमेंट के 7 से 8 मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं। और गवर्नमेंट के 7-8 मेगा प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उसके अलावा काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स और भी ऐड भी हो रहे हैं। और दूसरा खास करके धोलेरा की बेस्ट बात क्या है पता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे ना तो अनाउंसमेंट में यानी कि प्लानिंग में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं। दूसरा हो चुका कंस्ट्रक्शन फेज़, यानी कि प्लानिंग फेज़ के बाद आता है कंस्ट्रक्शन फेज़, वहाँ पे भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी दिख रहे हैं। तीसरा हो जाता है ओपनिंग फेज़ के, जहाँ पे जो परियोजना या फिर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो आम लोगों के लिए ओपन किए जाते हैं और आम लोग भी यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन फेज़ के बाद आ जाता है ये ओपनिंग फेज़। तो तीनों फेज़ पे धोलेरा पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स है। और दूसरे के अनाउंसमेंट में और कंटिन्यू जो आ रहे हैं वो भी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जस्ट बात करें तो गुजरात गवर्नमेंट ने भी जस्ट हाल ही में कुछ डेटा सेंटर के लिए भी अलग से पॉलिसी अनाउंसमेंट की, जो कि सेमीकंडक्टर के लिए ऑलरेडी ये पॉलिसी थी, वैसे ही अभी डेटा सेंटर के लिए अलग से एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने यहाँ पे गुजरात के लिए स्पेशली अनाउंसमेंट की, ताकि जो भी कंपनी आ रही है तो वो कंपनी अभी गुजरात अगर आ रही है तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ ना कुछ मिल रहा है, ताकि जल्द से जल्द वो गुजरात को सिलेक्ट करे और अपना काम स्टार्ट करे। ओके, नाइस नाइस। मतलब ये मेरे को भी इतनी डिटेल में नहीं पता था जितना आपने बताया। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ बताइए ना, कब से हम लोग जब भी इधर की बात करते हैं ना, एक इंस्टेंट
परमानेंट कंपैरिजन हर चीज़ में ना हमारे देश का हो जाता है दुबई के साथ। पता नहीं, एक लोगों का फैसिनेशन है, वो होगा टैक्स वैक्स का कुछ होगा, मुझे नहीं पता। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इधर भी बोला जा रहा था कि ये तो दुबई जैसे बनने वाला है, दुबई जैसा होने वाला है, दुबई जैसा हो गया है। बट ऑन ग्राउंड रियलिटी जब जाते हैं ना, मैं सच बात बताऊँ तो लोग यही डिस्कस करते हैं कि कितने टाइम से बोल रहे हैं दुबई जैसा हो जाएगा, दुबई जैसा होएगा, बट वैसा तो कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दुबई को दुबई बनने में 4 to 5 डिकेड यानी कि 40 से 50 साल लगे हुए हैं जी। और दूसरा कि अभी आपको अगर चांस मिल रहा है कि आपके इंडिया को अगर ये चांस दिया जाए, तो आई थिंक आप दुबई को जो टाइम दिया गया है उससे तो आप ज़्यादा देने की कोशिश करोगे, लेकिन इतना यहाँ पे चाहिए नहीं इंडिया को। अभी जो धोलेरा ने टाइम लिया है वो 1.5 डिकेड का टाइम लिया हुआ है। और मेगा प्रोजेक्ट्स की भी अगर एक दुबई तो हम लोग नहीं बना रहे, लेकिन दुबई जैसा अपना धोलेरा बना रहे हैं। तो दुबई में जो हो चुका है उसको कनेक्ट करने के लिए धोलेरा में भी अगर बात की जाए तो 4 लेन हाईवे हैं, 6 लेन हाईवे हैं, एक्सप्रेस वे आ चुका है, स्टार्ट भी हो चुका है। उसी तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो कम पैसेंजर यहाँ पे दिया हुआ है। सोलर पार्क दिया हुआ है ताकि इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम रेट पे हो। दूसरी की इंडस्ट्री की बात करें तो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एक एरिया रेडी हो चुका है यहाँ पे, कि जहाँ पे टाटा एंड इंटेल, टाटा एंड पावर चिप यानी कि 91,000 करोड़, टाटा इंटेल 1,18,000 करोड़, उसके अलावा टाटा एंड ASML कि जो आई थिंक मेक इन इंडिया के लिए भी 0 to 1 वाला मूवमेंट था, कि जो अभी कोलैबोरेशन हाल ही में हुआ, जब खुद मोदी जी अपने विजिट पे थे तब उन्होंने वो LOI साइन किया था कुछ टाटा को लेके। तो काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे है। और आई थिंक मेरे हिसाब से टाटा से लेके अदानी तक, अदानी जी ने अभी लास्ट मंथ विजिट प्लान किया, धोलेरा खुद ने विजिट किया। तो और भी कुछ एम्ब्रेयर और अदानी का कुछ कोलैबोरेशन हुआ है जेट मैन्युफैक्चरिंग को लेके, धोलेरा को लेके। तो आई थिंक काफ़ी न्यूज़ है कि धोलेरा को लेके कंटिन्यू आ भी रही है, कि उसको स्टेप बाय स्टेप आगे भी बढ़ा रहे हैं। दूसरा कि एक अगर स्ट्रॉन्ग इसका आंसर दूँ ना, तो पहले तो धोलेरा क्या बन रहा है ये समझने की बात है कि धोलेरा जो है ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रहा है। ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड 2 सिटीज़ होते हैं। अब ब्राउनफील्ड यानी कि अपने जो मुंबई, दिल्ली या फिर अहमदाबाद, ये सिटी ऐसे हैं कि जो सिटी ऑलरेडी बने हुए हैं, जिसको कुछ हद तक टेक्नोलॉजी के तहत उसको अपग्रेड किया जाता है। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट एजुकेशन, दिल्ली, चेन्नई, ये सब आ जाएंगे। हाँ, ये सभी सिटी जिसको सिटी तो बसे हुए हैं, लेकिन उसको अभी इनको टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करना है। जबकि ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी क्या होता है, जिसको 0 लेवल से कंटिन्यू डेवलप किया जाता है। और ये टोटल उसका जोनिंग जो है प्रॉपर बना हुआ है, टाउन प्लानिंग बना हुआ है, ये जो फैसिलिटीज़ है वो सब पहले से दी जाती है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रहा है पूरे सिटी का। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जो आपका सिटी है मुंबई या फिर दिल्ली, ये सब सिटी में किसी को ये पता नहीं था कि 5 स्टार होटल कहाँ पे आएगी, 4 स्टार होटल कहाँ पे आएगी। स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता गया और बनता गया। जबकि धोलेरा में आज के दिन पे मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 5 स्टार होटल फ्यूचर में भी कहाँ कहाँ आने वाली है, क्योंकि ये GDCR में क्लियर डेवलपमेंट लिखा हुआ है कि कौन से रोड पे, कौन से जोन पे क्या डेवलप होगा। तो आई थिंक ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी हुआ। दूसरा कि ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी यानी कि ये तो यूनिक है ही, साथ ही में इसकी साइज़ जो है ना वो भी बहुत यूनिक है। यानी कि मेरे हिसाब से अगर मैं आपको कुछ कंपैरिजन दिखाऊँ तो आई थिंक गिफ्ट सिटी, हम जो अहमदाबाद बैठे उसके नियर बाय गिफ्ट सिटी जो कि फेमस है, गिफ्ट सिटी 3.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है कि जो रेडी किया है गवर्नमेंट ने। अभी गिफ्ट सिटी के साथ अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ पे चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ हुआ 114 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। इसके आगे की बात करूं तो अहमदाबाद 450 यानी कि 450 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अहमदाबाद से ऊपर तो 720 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि सिंगापुर पूरा का पूरा कंट्री आ चुका। और सिंगापुर से भी बड़ा 920 स्क्वायर किलोमीटर का ये धोलेरा एरिया है। तो आई थिंक इसकी साइज़ भी बहुत यूनिक है। तो कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि भाई इसकी साइज़ अगर देखा जाए तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर किड्स अपना जो कोई है वो किड्स की जो साइकिल बनती है, और एक है कि एक एयरक्राफ्ट बनता है। तो उन दोनों में जेट या जो बन रहा है जेट एयरक्राफ्ट या एक किड्स की साइकिल, उन दोनों में क्या डिफरेंस आता है, तो वही डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है लोगों को। और आई थिंक मेरे हिसाब से धोलेरा की यूनिक और प्लस पॉइंट क्या है पता है, कि धोलेरा इतना बड़ा है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है धोलेरा में। कहीं ना कहीं आप एयरपोर्ट पे इन्वेस्ट किया, रिटर्न लिया, फिर जाकर आप एक्टिवेशन चले गए, रिटर्न लिया, वहाँ पे लोथल म्यूजियम अपकमिंग कुछ दिख रहा है, वहाँ पे आप शिफ्ट हो गए, फिर जाके TP3 में चले गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। और धोलेरा का माइनस पॉइंट क्या है, वही कि धोलेरा बहुत बड़ा है,
कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सही तरीके से आप रिटर्न नहीं ले पाओगे कि आपने जो नॉलेजेबल इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से वाह, मतलब बहुत ही संक्षेप में अच्छे से आपने इसका पूरा वो दिया। लेकिन पता है, आप जब बोल रहे थे तो आपने एक लोथल म्यूजियम की बात करी थी, उसी से मेरे को एक दिमाग में सवाल आया, शायद जहाँ तक मेरे को ध्यान है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब हाल फिलहाल में कुछ समय पहले दुबई गए थे, तो वहाँ के जो प्रिंस है मोहम्मद हाँ बिन जायद, तो उनसे जब वो उन्होंने मुलाकात करी थी तब उन्होंने एक एमओयू की बात करी थी। एमओयू के सिग्नेचर उन्होंने करवाया था लोथल हेरिटेज म्यूजियम के साथ मिलकर, जो एक आपको आई थिंक पता होगा इसके बारे में। तो मुझे समझना उसके डेवलपमेंट का क्या सीन है अभी। यस, आई थिंक लोथल की अगर बात की जाए तो लोथल जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बनने जा रहा है, जहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट अगर प्लान करी तो 4,500 करोड़ वहाँ पे प्लान किया गया है, और टाटा कंस्ट्रक्शन वहाँ पे फेज़ 1 का काम कर रही है, और 2026 एंड तक ये फेज़ 1 जो है वो रेडी हो जाएगा। 2029 तक ये पूरा का पूरा रेडी हो चुका होगा म्यूजियम। एंड अगर फुटफॉल की बात की जाए तो ये 25,000 पीपल पर डे का फुटफॉल प्लान कर रहे हैं गवर्नमेंट। एंड वहाँ पे 4 थीम पार्क, 14 इंप्रेसिव गैलरीज, लाइट हाउस एक दिया हुआ है। एंड अभी जस्ट हाल ही में टेंडर्स आए हुए हैं कि जहाँ पे कुछ टूरिज्म क्लस्टर दिए गए हैं, वाटर थीम पार्क दिया गया है, होटल्स के टेंडर्स आए हुए हैं। तो आई थिंक ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। और कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 4 लेन हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे की कनेक्टिविटी तो थी, साथ ही में यहाँ पे अभी जस्ट 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट हुआ सेमी हाई स्पीड रेल के लिए, कि जो एक्चुअल में अहमदाबाद टू धौलेरा एंड भावनगर तक चलेगी, जहाँ पे लोथल को भी कनेक्टिविटी दी गई है एंड धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी कनेक्टिविटी इसकी दी गई है। और आई थिंक 2029 में इसकी डेडलाइन है। और मज़े की बात क्या है कि 2030 में यहाँ पे गुजरात में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ आ रहा है यहाँ पे। तो कॉमनवेल्थ में भी अगर इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। कॉमनवेल्थ वैसे अहमदाबाद में आ रहा है, कॉमनवेल्थ का एक्चुअल में बेनिफिट ज़्यादा अहमदाबाद को रहेगा, लेकिन साथ में मैं समझ रहा हूँ कि गिफ्ट सिटी, लोथल टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एंड कॉमनवेल्थ भी आई थिंक 2010 में अपने दिल्ली हुआ था जी। यहाँ पे अभी इस बार होने जा रहा है, यहाँ पे 72 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड अहमदाबाद आई थिंक होटल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, टूरिज्म, सिक्योरिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी इंडस्ट्री को एक अच्छा बूस्ट देगा 2030 आई थिंक है ना। हाँ, ये 2030 है। एंड 2030 आई थिंक एक और अपॉर्चुनिटीज़ भी है साथ में, कि अगर 2030 पे सही तरीके से हमने परफॉर्मेंस दिया तो हो सकता है कि 2036 में अपने ओलंपिक लेके आ सकते हैं। एकदम सही टाइम पे अपन लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, गजब। हाँ, क्या बात है, मतलब जो अभी सही बैठ रहा है कि लोथल के साथ ये सही बैठ रहा था और इसके साथ ओलंपिक सही बैठ रहा है, कि अगर कॉमनवेल्थ सही रहा तो कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखेगी अपने को। ओके, नाइस। मुझे एक चीज़ बताइए, अब ना तब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ना एक सवाल आया हुआ है कि आप हैं, हम लोग हैं अभी फिलहाल गुजरात में, अहमदाबाद में, है ना। आप भी हैं गुजराती, आप गुजराती हैं? यस बिल्कुल, है ना, प्रॉपर गुजराती हैं, अहमदाबाद के हैं। तो मेरे दिमाग में ना एक सवाल आया कि हमारी जो ऑडियंस है ना, डेमोग्राफिक, मैं आपको अगर थोड़ा सा बस एक्सप्लेन के लिए बता दूं तो हमारे जो लोग देखते हैं वो मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर और भी जहाँ जहाँ से हैं, मैं इनकेस कुछ मिस कर रहा हूँ लोग कमेंट में बताएंगे, ज़्यादातर यहाँ से हैं और चेन्नई इधर से, मतलब ये जो मेजर एरिया है। इसके अलावा भी हैं। अब मेरे दिमाग में जस्ट बात करते करते एक चीज़ दिमाग में आई कि आप गुजरात से हैं, आपका सारा इधर का ही है सारा ये, तो मेरे हिसाब से आपके जो सारे क्लाइंट्स हुए, जो भी जिनको भी आपने पूरा केटर किया है, डेवलपमेंट्स दिए हुए हैं, मेरे हिसाब से तो सारे गुजराती हैं, करेक्ट? नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप आ रहा है आपके रिसर्च में, कि कहीं ना कहीं हमारा जो क्लाइंट बेस है ना, वो आई थिंक 30% जो है वो गुजरात से है। एक सेकेंड, 30% बाहर के हैं या 30% गुजरात के हैं? एक्चुअल में यहाँ पे उल्टा ही है, सही में जो आप समझ रहे हो कि एक्चुअल में यहाँ पे 30% गुजरात से हैं। गुजरात में भी आई थिंक मेरे हिसाब से गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, ये थोड़ा बेल्ट ज़्यादा है। और 70% आपके बाहर के हैं? 70% हमारे क्लाइंट बेस जो है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्टेट या फिर कंट्री से है। और उसमें भी अगर मैं बात बताऊँ तो आपको नोएडा या फिर दिल्ली, NCR, पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़,
पुणे, मुंबई, ये सभी बेल्ट जो है और कुछ मेट्रो सिटीज़ कि वो बेल्ट ज़्यादातर यहाँ पे। आई थिंक मेरा ये मानना है कि दिल्ली वालों ने क्या है कि गुड़गांव देखा हुआ है, किस तरीके से डेवलप हुआ, किस तरीके से दिल्ली वाला, मुंबई वाला आपके पास, दिल्ली वाले क्यों करेंगे इन्वेस्ट आपके साथ? मतलब वही मैं मतलब हम भी शायद यही समझ रहे थे स्टार्टिंग में कि कहीं ना कहीं गुजरात में ये कॉन्सेप्ट तो आ गया कि भाई इस तरीके से जॉइनिंग होगा, टाउन प्लानिंग होगा, इस तरीके से ये सिटी डेवलप होगा। तो आई थिंक ये दिल्ली वालों ने क्या है कि दिल्ली वालों ने गुड़गांव देखा हुआ है कि किस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ, किस तरीके से आगे डेवलपमेंट हुई। उसी तरीके से मुंबई वालों ने नई मुंबई देखी हुई है। तो आई थिंक मेरा ये मानना है कि इन लोगों ने जो वहाँ पे देखा हुआ है वो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट का विजन है, गवर्नमेंट पैसा भी डाल रही है, गवर्नमेंट कंटिन्यू टेंडर्स भी दे रही है, जहाँ पे जॉइनिंग टाउन प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका है, उसके साथ टेंडर्स जो आए हुए टेंडर्स में बाकायदा लिखा हुआ है कौन कंपनी काम करेगी, कब करेगी, कितनी अमाउंट में करेगी, और वो अमाउंट में काम टाइम लिमिट में ना किया गया तो क्या पेनल्टी रहेगी। तो उसके ऊपर वो लोग एग्रेसिव फिर खेल पा रहे हैं। और आई थिंक धीरे धीरे अभी गुजरात भी अभी स्टार्ट हुआ है, अहमदाबाद के काफ़ी क्लाइंट्स अभी विजिट पे भी आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट फ्लो अहमदाबाद का भी दिख रहा है अभी प्लस होता हुआ। ये तो मेरा भी दिमाग हिल गया कि इनके आपके, मैं तब से ये सोच रहा था कि आपके मैक्सिमम क्लाइंट गुजराती होंगे, बट ये निकल रहा है 30% गुजरात से हैं, रेस्ट बाहर। एक्चुअल में हमारे क्लाइंट बेस जो है 70% आई थिंक बाहर है। और दिल्ली वाले कुछ कंट्रीज बताइए कहाँ से हो रहे हैं आपके, जैसे बाहर से इंटरनेशनल होगा, यूएस हो गया या फिर दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया। अच्छा, मतलब हर जगह से। हाँ, मतलब इंडिया जहाँ पहुंचे मेरे को फ्लो आ रहा है। वो याद है कि वेलकम हुए भगवान का दिया हुआ सब कुछ जब फैला हुआ एम्पायर है वैसा वाला। बट एनीवेज मतलब यहीं पे ना मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे को ये चीज़ समझनी है कि आपने ना अभी तक जो नॉलेज दिया, आई एम प्रीटी श्योर लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है। बट मुझे ना अब आपकी थोड़ी जर्नी समझनी है कि आप कैसे आए रियल एस्टेट में, फाइनली आप कैसे आए, ये मैं समझना चाहता हूँ। आई थिंक यहाँ पे 2012 से हम लोग अवेलेबल हैं। और सबसे पहले तो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को थैंक्स बोलना चाहिए कि जिन्होंने यहाँ पे इतनी बड़ा डेवलपमेंट प्लान किया। और मेरा नेटिव एक्चुअल में यहीं से है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें यहाँ पे मिली। और सेवन ओक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सेवन ओक लैंडमार्क, ये सेवन ओक नाम से हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और मैं हूँ और छोटे ब्रदर है कि जो धर्मदीप सिंह चुड़ासमा करके हैं, जिनका एक्चुअली लैंड परचेजिंग और टाइटल क्लियर एक्विजिशन पे ज़्यादा फोकस रहता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं धोलेरा से पहले धंधुका रीजन जो कि नियर बाय धोलेरा, धंधुका, रानपुर, बरवाड़ा, ये सब टेरिटरी थी, जिसकी हीरो बाइक्स जो आता है, हीरो बाइक्स की जो डीलरशिप हुआ करती थी, मोटरसाइकिल वाला, यस। तो वो डीलरशिप हमारी थी वहाँ पे। और साथ ही में वोडाफोन स्टोर, यानी कि वोडाफोन जो हज था, जो कि वोडाफोन फिर कन्वर्ट हुआ, तो वही टाइम पे हुआ था एक्चुअल में ये। और हीरो होंडा भी वही टाइम पे शिफ्ट हुआ था जब हम कर रहे थे ये, कि हीरो होंडा में से हीरो हुआ था कन्वर्ट वो। जी। तो बेसिक वहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी का जो टच होना चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन या फिर ब्रांडिंग या टीम मैनेजमेंट, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ से हमने रियल एस्टेट में ऐड किया। और 2012 से हम लोग धोलेरा पे स्टार्ट किए काम करने के लिए। ओके, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने अभी बताया आपकी कंपनी सेवन ओक, करेक्ट? जब भी कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन अपनी बिजनेस सेट करने जाता है ना, तो उनको लाइफ में चैलेंजेस बहुत फेस करने मिलते हैं। मैं छोटे में समझना चाहूँगा, क्या आपने भी कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं? अगर किए हैं तो थोड़ा सा आप शेयर कीजिए, ताकि जो व्यूअर देख रहा है, जो भी एस्पायर करना चाहता है इस पूरी इंडस्ट्री में जाने के लिए, उसके लिए कुछ लेसन्स मिल सकेंगे। हम लोग काम कर रहे वो धोलेरा ऐसा कॉन्सेप्ट था, जो कॉन्सेप्ट था वो टाइम पे जब हम काम कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा कि जब कॉन्सेप्ट था तो कहीं ना कहीं हमें प्रेजेंटेशन देना पड़ता था प्रॉपर कि गवर्नमेंट का क्या विजन है, गवर्नमेंट क्या डेवलपमेंट प्लान कर रही है और गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाएगी। तो आई थिंक हमें पहले चैलेंज आ रहा था कि हम हमारे प्रोजेक्ट प्रमोट करने से पहले धोलेरा को प्रॉपर प्रमोट करें। और दूसरा चैलेंज आ रहा है कि अगर कन्विंस हो गया बंदा कि जिसको अपनी स्टोरी और कुछ सर्च किया तो कुछ बैठ रहा है क्या, आई थिंक मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो विजिट में भी कहीं एक्सप्रेस हाईवे वो टाइम पे नहीं स्टार्ट हुआ था, तो बेसिक 110 किलोमीटर या 20 किलोमीटर बन जाता था अहमदाबाद से धोलेरा। तो अहमदाबाद से आपको विजिट कैसे लेके जानी है, और दूसरा उनको गवर्नमेंट के मेगा प्रोजेक्ट्स भी दिखाने हैं और उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है वो भी दिखाना है। तो आई थिंक हमारे हिसाब से ये थोड़ा वो टाइम पे क्रिटिकल था। स्टेप बाय स्टेप फिर हमें समझ आया कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ एरिया में डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट भी बहुत नहीं हुआ करते थे, तो हमने कोशिश की कि पहले अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर करना स्टार्ट करें।
ताकि क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर आ रहा है, देख रहा है और अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप अगर देख रहे हैं तो फिर वहाँ से इन्वेस्टर जो है हमसे कनेक्ट भी हो रहा है और वही इन्वेस्टर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है कि वो वहाँ से कहीं ना कहीं रेफरेंस भेज रहा है। तो आई थिंक हमने स्टेप बाय स्टेप ये डेवलपमेंट स्टार्ट किया, जहाँ से स्लोली ये फ्लो फिर बढ़ता गया। तो मुझे ये बताइए, आपकी जो कंपनी है 7 ओक, ये बेसिकली करती क्या है? क्योंकि हमारी ऑडियंस जो बाहर से हैं वो भी अगर जानना चाहेंगे करती क्या है, और आपकी कंपनी में ऐसा आप लोग क्या करते हैं जो यूनिक है, मतलब बोलेंगे ना जो एक थोड़ा अलग कर रहे हैं आप लोग, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए हम लोग जो है यहाँ पे रेसिडेंशियल प्लॉट्स एंड विला के एक प्रॉपर गेटेड टाउनशिप के प्रोजेक्ट्स प्रीमियम दे चुके हैं। करीबन 17 से 18 प्रोजेक्ट्स हम लोग यहाँ पे दे चुके हैं। दूसरा यहाँ पे कुछ हमने फ्लैट्स दिए हुए हैं इनसाइड धोलेरा में। वैसे ही अभी जस्ट हम एक कॉमर्शियल स्टूडियोज़ का हाईराइज लेके आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स। फिर साथ ही में अगर होटल इंडस्ट्री की बात करूँ तो कुछ धोलेरा पे भी काम कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे 2nd नंबर का गुजरात का टूरिज्म डेस्टिनेशन है गिर शासन, जहाँ पे एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। अपना सोमनाथ तीर्थ स्थान है। हाँ, वहाँ पे हम लोग एक लेमन ट्री जो है ब्रांड, वो लेमन ट्री का सबसे हायर लग्जरी सेगमेंट ओरिका, जो गुजरात का पहला ओरिका हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन फेज खत्म हो चुका है और इंटीरियर अभी चल रहा है। थोड़ा बहुत ये ईरान और यूएसए वाला जो है वो कहीं ना कहीं अभी डैमेज कर रहा है कि जो अच्छा, भी वो सबको परेशान किया, मतलब आप लोगों को सबको। हाँ, मतलब फ्लोरिंग के लिए आई थिंक हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो मोरबी यहाँ पे हमारा मोरबी जो है वो फेमस है टाइल्स के लिए, तो वो बंद क्लोजिंग मोड पे था वहाँ पे। बट ये तो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम, हाँ वो तो शॉर्ट टाइम पे। तो आई थिंक हम लोग ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यूनिक की बात करूँ तो ऐसा आई थिंक मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने जो क्वेश्चन किया है उसको अगर मैं सम्मान करने के लिए कुछ अगर दिखाऊँ तो ये होगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले 7 ओक प्रमोट करने से पहले धोलेरा को प्रमोट किया जाए। दूसरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पहले से ही हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारा जो मार्केट शेयर है ना वो बढ़ाने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं। हम पहले से कोशिश कर रहे हैं कि धोलेरा का जो मार्केट शेयर है रियल एस्टेट में उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो हम लोग ये कोशिश कुछ कर रहे होते हैं कि प्रमोट धोलेरा को प्रॉपर किया जाए। और दूसरा अगर एक मेरे को याद आ गया अभी जस्ट कि यूनिक की बात हुई तो कि 2-3 ऐसी भी बात है, जैसे कि 7 ओक गोल्डन सिटी हमारा एक प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पे गोल्डन सिटी प्रोजेक्ट पे एक हमारा कॉमन प्लॉट है कि जहाँ पे एक ही प्लॉट पे हमने करीबन 3000 प्लांट्स डाले हुए हैं। एक प्लॉट्स कॉमन प्लॉट जहाँ पे 3000 प्लस प्लांट्स हमने डाले हुए हैं, यानी कि यहाँ पे ग्रीनरी अगर देखनी हो तो वहाँ पे आप देख रहे हो तो प्रॉपर आपको दिख रहा है ग्रीनरी वाला। दूसरा अगर बात करूँ तो एक 7 ओक सांग्रीला, वन ऑफ द बेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है प्लॉट्स एंड विला कैटेगरी में धोलेरा का, जो कि हमने वहाँ पे 4 लेन हाईवे पे दिया हुआ है। तो वहाँ पे जितने हमारे यूनिट्स हैं, यानी कि हमारे 850 यूनिट्स है वहाँ पे बने हुए, तो उतने ही हमने बर्ड्स के होम भी वहाँ पे दिए हुए हैं। यानी कि ऑलरेडी इतने होम्स हमने पहले बना दिए हुए हैं और फिर जाके इतने यूनिट्स हमने डेवलप किए। तो ये आई थिंक वो प्रोजेक्ट का यूनिक रहा। वैसे हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट्स अगर मैं बात करूँ 7 ओक सुपर सिटी करके है, जो कि TP1 जो है उसको जस्ट कनेक्टेड ही है। तो वो प्रोजेक्ट भी ऐसा है कि जहाँ पे प्रोजेक्ट बड़ा है तो साथ में हमने वहाँ पे भी प्रॉपर लेक डेवलपमेंट किए हुए 3 लेक हमने प्रॉपर वहाँ पे डेवलप हम लोग कर चुके हैं। तो यानी कि कुछ ना कुछ यूनिक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं समझ रहा हूँ ये नोएडा गुड़गांव वाले ज़्यादा क्यों इंटरेस्टेड हैं आप लोगों को प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि उधर ये सारी चीज़ें मिल ही नहीं रही है। आप बोल रहे हैं ग्रीनरी बोल रहे हैं, पानी लेक्स बोल रहे हैं, ये सारी, और आपने चिड़िया का भी बोला, बर्ड्स का भी बोला। मतलब ये साउंड गुड आ रहा है कि आप मॉर्निंग में अगर वो प्रोजेक्ट पे हो और वहाँ पे जो भी विला है वहाँ पे ऑलरेडी ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स काफ़ी रहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो ऑफिसर्स वहाँ पे काफ़ी रहते हैं। तो वो आप मॉर्निंग में देखो तो एक्चुअल में वो नेचुरल साउंड भी आ रहा है और आपको प्रॉपर वो व्यू भी आ रहा है कि एक साथ 20-25 बर्ड्स जो है वो निकल के जा रहे हैं। तो मतलब आई थिंक अच्छा लग रहा है। तो वैसे तो मैं आपकी परमिशन लेके नंबर यहाँ पर एक डिस्प्ले कर दूंगा, जिन लोगों को भी जिनको इंटरेस्ट है कि भाई हम ऐसे भी ढूंढ ही रहे अपॉर्चुनिटी का, अच्छी मिल जाए इन्वेस्टमेंट की। लेकिन मान लीजिए हमारे थ्रू जो हम नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं वो डिस्प्ले करके अगर आपकी टीम से बात करते हैं तो मेरी बस आपसे दरखास्त रहेगी कि आप लोग थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा कुछ
करवा दीजिएगा, मिलवा दीजिएगा, कुछ करा अरे बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल, आप डेफिनेटली मैं ये आपको कमिट भी करना चाहूँगा कि कोई भी ऑडियंस अगर कॉल कर रही है या फिर sevenokdevelopers.com सर्च भी कर रही जी। है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर हमारे RM रहेंगे, रिलेशन मैनेजर रहेंगे, जो उनको प्रॉपर उनको जूम मीटिंग भी लेंगे, प्रॉपर सभी डिटेल्स भी सेंड कर रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं, एंड देन जब भी वो विजिट कर रहे जी। हैं तो प्रॉपर एयरपोर्ट से उनको रिसीव भी करेंगे, ओके। ऑफिस पे ले जाके प्रॉपर प्रेजेंटेशन देंगे, यानी कि जो वही कि हमने अपना विजन दिया कि क्या क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर जाके उनको प्रॉपर ग्राउंड पे ले जाके प्रॉपर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड हमारे जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है वो भी विजिट करवाएं, एंड देन उनको सेट हो रहा है कि आई थिंक मैं भी विजन मैच कर पा रहा हूँ, तो आई थिंक वो कनेक्ट करें। अमेजिंग। देखो दोस्तों, आपके बिहाफ पे मैंने अपना काम करा, अब आपको करना है। नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, आप मेक श्योर आपके इंटरेस्ट है, अगर आप सोच ही रहे हो इन्वेस्ट करने का एंड यू आर थिंकिंग कि गुजरात, अहमदाबाद कुड बी अ गुड स्पेस फॉर यू, तो आप बेसिकली आप 7 ओक के वेबसाइट भी जा सकते हैं और यहाँ पे नंबर जो आपको डिस्प्ले हो रहा है उस पर भी कर सकते हैं। एनीवेज, मुझे एक चीज़ बताइए, जस्ट बिकॉज हम इस चीज़ की बात कर रहे थे और हमने स्टार्टिंग में ना जब बात करी थी, थोड़ा जब आपने मेरे को समझाया था थोड़ा कमर्शियल रेंट का, यू रिमेंबर हमने कन्वर्सेशन में, मेरा ना उसी से एक सवाल है, रेंटल यील्ड और कैपिटल एप्रिसिएशन में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है? और मेरे को ना ये अब आपके अनुभव 7 ओक के बेसिस पे मेरे को ये चीज़ समझना है कि अगर आप लोग हमारे साइड पे आते हैं, मुंबई पुणे साइड पे आते हैं, तो रेंटल यील्ड एट मैक्स होता है 1.5%, 1-1.5% के आसपास। इवन जो मेरे पहचान वाले अच्छे गुड़गांव में कर लीजिए, कहीं पर भी कर लीजिए, इवन जो अच्छी जगह पे वहाँ पर भी 1-1.5% मैक्स, मेरे हिसाब से 2% आप पकड़ लो। तो ऐसे में तो मतलब मैं बोलूँगा उससे बेटर भैया आप, मैं तो क्योंकि स्टॉक मार्केट वाला हूँ, बोले डिविडेंड आपको 3% मिल जाएगा, तो क्यों इधर उधर जा रहे हो? तो आपसे मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ पहले ये कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड का, और फिर 7 ओक के एग्जाम्पल से आप थोड़ा सा मेरे को समझाइए। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपने बताया ना, आई थिंक मेरे हिसाब से एक तो मुंबई का एग्जांपल आपने लिया, तो मुंबई वैसे भी महंगा है, तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा कम ही बैठेगा। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत और मेट्रो सिटीज़ अगर ले लो, तो आई थिंक 3.3 या 4% तो ईजी रहता है और 5% तक भी पहुँच जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की अगर आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे जो रेंटल इनकम जो है वो 8 to 10% रेंटल इनकम मिल रही है, और वो भी मैं देख पा रहा हूँ कि वो कंटिन्यू अभी आने वाले 15 या 20 साल तक कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और मतलब वो जो डिमांड एंड सप्लाई वाला गैप जो है वो यहाँ पे अभी दिख रहा है, जिसके कारण यहाँ पे रेंटल इनकम अच्छी है। दूसरी बात अगर करूँ तो आपने जो बताया कि एग्जिट, आप कोई एग्जांपल लेके अगर बताइए, तो मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूँ। हाँ, मैं अपने प्रोजेक्ट की कुछ बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि 7 ओक सांग्रीला करके अपना एक प्रोजेक्ट है, कि जहाँ पे करीबन 250 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट एरिया है, ठीक है, और उसके साथ साथ 180 स्क्वायर यार्ड का कंस्ट्रक्शन आपको मिल रहा है, जहाँ पे इंडिविजुअल 4 स्टूडियो आपको मिल रहा है। इंडिविजुअल 1 जो स्टूडियो है वो आपको 15,000 किराए पे जा रहा है, जो भी ऑफिसर सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला है, तो वो 15,000 किराए पे जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू बन रही है, इसमें यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो 8 to 10% रेंटल इनकम पूरे पे आ रहा है, और दूसरा कि एप्रिसिएशन के लिए प्लॉट्स भी 250 स्क्वायर यार्ड का यहाँ पे लगा हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं धोलेरा की यूनिकनेस क्या है पता है, कि मेगा प्रोजेक्ट्स बहुत सारे इंडिया में चल रहे हैं, कि अपने जैसे कि अभी जस्ट नई मुंबई पे प्लान जस्ट लैंड हुआ, अपना जेवर एयरपोर्ट ले लो, या फिर अयोध्या उससे पहले बूम बहुत किया। तो आई थिंक मेगा प्रोजेक्ट्स इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन धोलेरा की यूनिकनेस एक और क्या है कि कहीं ना कहीं जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं वो होते ओपनिंग फेज़ पे। अगर ओपनिंग फेज़ ख़त्म हो गया तो ये हाइट पे पहुंच चुका रियल एस्टेट, एंड फिर इन्वेस्टर के लिए खेल ख़त्म हो चुका। जबकि यहाँ पे क्या है कि ये ओपनिंग फेज़ है, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स धोलेरा में दिख रहे हैं। दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन फेज़, उससे पहले वाला, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं आपको धोलेरा में। उससे भी पहले आता है यहाँ पे प्लानिंग फेज़, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट धोलेरा में दिख रहे हैं। यानी कि एक दो प्रोजेक्ट की बात भी करूँ शायद, तो प्लानिंग फेज़ में अगर बात करो तो ये अदानी एंड एमरेड MOU हुआ जो जेट मैन्युफैक्चरिंग, तो ये बात अभी की है। उसी तरीके से अगर दूसरी प्लानिंग फेज़ में तो आप सेमी हाई स्पीड रेल की बात कर लो, जो 20,000 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है, तो ये अभी प्लानिंग फेज़ में है। उसी तरीके से सेकंड जगह पे कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो लोथल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट धोलेरा है, तो ये जो है वो कहीं सेकंड फेज़ पे टाटा जो अपना प्लांट बना रही है तो कंस्ट्रक्शन फेज़ पे है। एंड ओपनिंग फेज़ पे भी बात की जाए तो रिन्यू पावर है या फिर एक्सप्रेस हाईवे हैं, ये प्रोजेक्ट ऐसे भी एक जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आई थिंक धोलेरा में ये एक अच्छी बात है कि तीनों जगह पे प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, यानी कि जो बैठ चुका है वो भी अच्छा है, जो आ रहा है
उसका भी अपॉर्चुनिटीज आप ले पा रहे हो, एंड देन फ्यूचर के लिए भी कुछ अपकमिंग और भी आ रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे ये रेंटल और एप्रिसिएशन दोनों मिलके अच्छा रिटर्न बैठ रहा है। 8 से 10% इज एक्चुअली इंप्रेसिव यहाँ पे। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अब 3 कैटेगरी के हम लोग लेते हैं, एक जिनका बजट है 20 to 25 लाख रुपीस, एक जिनका बजट है 1 करोड़ के आसपास, और तीसरा अपन लेते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, 5 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उनको करना है। अभी तीनों के लिए आप प्रॉपर्टी, क्योंकि आप प्रॉपर्टी से इतना डील करते हैं, आप क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे इन तीनों कैटेगरीज के? बिकॉज मेरे को नहीं लगता तीनों का सेम होगा, तो किस तरह से आप सजेस्ट करेंगे, थोड़ा सा बताइए। आई थिंक मेरे हिसाब से आपने जिस कैटेगरी मेरे को दिखाई कि मान लीजिए 25 लाख का इन्वेस्टमेंट कोई प्लान कर रहा है, तो आई थिंक उसको जाना चाहिए एप्रिसिएशन के लिए, यानी कि एप्रिसिएशन उसका प्रायोरिटी होना चाहिए। तो एप्रिसिएशन के लिए उसको जाना चाहिए प्लॉट्स पे, क्योंकि प्लॉट्स यानी कि लैंड आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकती है। दूसरा हो गया कि जो बजट आपने बताया 1 CR का, तो 1 CR ऐसा बजट है जहाँ पे वो प्लॉट्स प्लस विला भी ले सकते हैं, ताकि उनको कंस्ट्रक्शन विला पे उसको रेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और प्लॉट्स पे उनको एप्रिसिएशन मिल रहा है, या फिर वो इनसाइड पे कंस्ट्रक्शन भी टच कर पा रहे हैं कि इनसाइड एक्टिवेशन पे, तो ये भी टच कर पा रहे हैं। तीसरा आपने ऑप्शन बताया 5 CR। अगर 5 CR का बजट है तो डेफिनेटली आपको इनसाइड में ही जाना चाहिए, क्योंकि इनसाइड में डेफिनेटली आपको सिंगल FP आप ले पा रहे हो, लेकिन वहाँ पे देखना ये है कि आपको प्रॉपर जोनिंग कौन सा आप ले रहे हो, कौन सा टाउन प्लानिंग ले रहे हो, और कौन सा TP का रोड आपको मिल रहा है। और दूसरा कि वो इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप इंडस्ट्री लेना चाहते हो, या फिर रेसिडेंस लेना चाहते हो, या फिर कॉमर्शियल लेना चाहते हो जोन, ताकि वही जोन आप परचेस करो जहाँ पे आपका फ्यूचर कनेक्ट हो पा रहा है। आई थिंक ये 3 कैटेगरी हुई। तो ये आपने बजट का तो बहुत अच्छे से इसका अनुवाद दिया कि ये चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो राजदीप भाई आपसे ना बात करके मजा तो बहुत आया, मेरे को सबसे बढ़िया लगा आप जो ऑथेंटिक और एकदम सिंपल तरीके से आप बताते हो, क्योंकि ये मेरा एक उद्देश्य भी था जो अपन ऑलमोस्ट 6-8 महीने से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि किसी तरह से ये इंटरव्यू हो जाए। इसमें क्या है कि एक्चुअल में हम लोग तो क्या है कि एक्चुअल में काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं उसी का जो एक्सपीरियंस है वो हम तो वही जो बेस्ट निकल के आया। क्योंकि मैंने देखा, मैं 2 तरीके के मैंने रियल एस्टेट, एक देखा वो जबरदस्ती का इतना हाई फाई करके बताएंगे कि वो डरा देते हैं लोगों को, पहली चीज वो। लेकिन आपने, आई एम प्रीटी श्योर ऑडियंस आप भी बताना कमेंट्स में कि लोगों को आप समझ में आए कि हाँ भाई रियल एस्टेट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको देखा जा सकता है, और क्यों देखा जा सकता है, क्या क्या देखा जा, मतलब मेरे हिसाब से तो ये पूरी तरीके से एक पूरा कंप्लीट वर्कशॉप है, पूरा एक ट्रेनिंग सेशन है। किसी को भी अगर समझना है भैया रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करना है, क्यों करना है, क्या नहीं करना है, सब बताया। लेकिन जाते जाते मेरे को पता है आपका, दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, जैसे इनके जो भाई हैं वो द बिगेस्ट डील मेकर हैं, बिजिएस्ट डील मेकर है, वैसे ही भाई भी हमारे बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में, उन्होंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है। अगर आप भी एज एन इन्वेस्टर देख रहे हैं कि इस तरह का अप्रिसिएशन मिले, और आपको अगर इस कॉन्वर्जेशन से लगा कि नहीं यार राजदीप भाई मस्त है, इनकी कंपनी 7 ओक, इसका पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा, प्लस अभी स्क्रीन पे भी फ्लैश होगा, मेक श्योर आप चेक कीजिए। और राजदीप भाई ने तो देखिए आज कमिट कर दिया है कि भाई हमारे थ्रू जो भी आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, वेबसाइट जा रहे हैं, उनको बिल्कुल वो एड करेंगे, आपको बिल्कुल दिखाएंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग जाके एक बार विजिट कीजिए, एंड फिर आप डिसाइड कीजिए बेस्ड ऑन द कॉन्वर्जेशन विद द टीम। सो राजदीप भाई थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छे से आपने एजुकेट किया। सबसे मेन चीज़ है कि लोगों को आपने जो रियल एस्टेट के बारे में इंसाइट्स दिए, मेरे हिसाब से बहुत कम लोग हैं जो इतने सिंपल तरीके से इस चीज़ को दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच यहाँ पर आए। एंड दोस्तों आशा करते हैं आपको भी ये पॉडकास्ट, ये हमारा इंटरव्यू पसंद आया। अगर आपको कुछ भी डाउट हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरे को और ये सवाल है रियल एस्टेट के, तो कमेंट्स में आप जरूर लिखिए। नेक्स्ट टाइम जब भी हम राजदीप भाई से मिलेंगे, जब भी उनको समय मिलेगा, हम मेक श्योर करेंगे, अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 2 भी भर दीजिए, ताकि हम भाई को बुलाएं और आपके सारे सवालों का जवाब दें। सो थैंक यू सो मच राजदीप भाई, एंड आप लोग भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।